नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। झारखंड की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एनडीए ने अपनी सीटों की घोषणा कर दी है। जहां तक सवाल है सीटों की घोषणा का, तो आपको बता दें कि जेडीयू को 2 और एलजेपी-आर को 1 सीट मिली है। बीजेपी 68 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है, वहीं आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो मतलब बिल्कुल बहुत साफ है कि सुदेश महतो की पार्टी आजसू को ज्यादा तवज्जो दी गई है। और जहां तक जेडीयू का सवाल है, तो बीजेपी अपने निर्णय पर अडिग रही है। बीजेपी जदयू को 2 सीटों पर मना ली है कि आपको 2 सीट पर हम चुनाव लड़वाएंगे, हमारा गठबंधन होगा। और जहां तक एलजेपी रामविलास का सवाल है, तो वो 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये पहले से ही अलग-अलग सूत्रों से खबर आ रही थी कि एलजेपी-आर को 1 सीट दिया जाए। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या जेडीयू जो अपनी मांग 11 कम से कम सीटों की कर रही थी, वो 2 सीट पर कैसे मान ले? सवाल यह भी उठता है कि यही सरयू राय जो पिछली बार जमशेदपुर पूर्वी में रघुवर दास को हरा दिए और जो कह रहे थे कि यहां की जनता का मैं ताउम्र साथ नहीं छोड़ूंगा, वो जमशेदपुर पश्चिम से लड़ने को कैसे तैयार हो? ये भी बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो 2 बड़े नेता हैं, राजा पीटर और अ, सरयू राय, ये क्या ये दोनों ही जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि सरयू राय की बात तो आ गई है सामने कि वो 24 तारीख को अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, मतलब नामांकन करेंगे। और दूसरी सीट जो दी गई है वो तमाड़ की सीट है। तो मतलब जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़, ये सीट दी गई है जेडीयू को। और जहां तक चिराग पासवान के एलजेपी रामविलास का सवाल है, तो एलजेपी रामविलास को चतरा सीट दी गई है। तो दरअसल बीजेपी अपने घटक दलों को मनाने में कामयाब रही है कि झारखंड में इससे ज्यादा सीटें आपको नहीं दे पाएंगे। आजसू को 9 सीट देना चाहती थी बीजेपी, लेकिन 10 सीट देना पड़ा है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो आजसू के मुखिया सुदेश महतो भी साथ में थे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता चाहती है कि आजसू और बीजेपी साथ साथ लड़े। और जिस तरीके से परिवर्तन की हवा बह चुकी है, मतलब साफ है कि प्रदेश की जनता आज तो बीजेपी यानी एनडीए की गठबंधन की सरकार झारखंड में देखना चाहती है। अब सवाल उठता है कि आजसू भी जो चाहती थी उसको मिल गया। आजसू भी नहीं चाहती थी कि जेडीयू को 2 से ज्यादा सीटें दी जाए। आजसू उसमें भी कामयाब रही। लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? किस आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ है? बीजेपी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है? इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि सरयू राय क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। देखिए, चुनाव एनडीए का हिसाब से लड़ना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड में एनडीए का सरकार बनेगा और इसीलिए गठबंधन होना जरूरी थे। आज गठबंधन का स्वरूप सबका सामने आ चुका है और हम लोग गठबंधन का हिसाब से ही चुनाव लड़ूंगा। मैं तो पूर्वी से चुनाव लड़ना चाह रहा था, पर एनडीए गठबंधन ने पश्चिम सीट मेरे लिए तय किया है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा और शिद्दत के साथ लड़ूंगा। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के आजसू के लोजपा के कार्यकर्ता हैं, वे जनता दल यू के साथ मिलकर राष्ट्रीय गठबंधन के उम्मीदवार के नाते मेरा समर्थन करेंगे। और मेरा लक्ष्य है कि हम लोग कम से कम 50,000 वोट से जमशेदपुर पश्चिम का चुनाव जीतें। एक लक्ष्य मैं दे रहा हूं सभी लोगों को और आज से ही सब लोग इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो जाएंगे। मुझे कई जगह से फ़ोन आने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी के, आजसू के, लोजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी इससे प्रसन्न हैं और मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर इस सीट को फतह करेंगे। तो आपने सुना, हेमंता बिस्व शर्मा खासे चर्चा में है झारखंड में कैंपेन करने के बाद। माफ करिएगा, झारखंड में सह प्रभारी हैं
और लगातार वहां के पॉलिटिकल प्रोसेस से जुड़े हुए। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। विनय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजीव पांडे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इंद्रभूषण जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत। विनय जी, इन सीटों के बंटवारे को आप कैसे देखते हैं? दरअसल बीजेपी जो चाहती थी उस हिसाब से ही सीटों का बंटवारा हुआ है। जेडीयू कह रही थी 11 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 2 पर मानना पड़ा। एलजेपी रामविलास को भी 2 पर मानना पड़ा। जबकि आप कहें तो 9% एससी की भी आबादी है, एसटी तो है ही 28%। तो क्या माना जाए कि और कुल टोटल सीट कहें तो 37 सीटें आती हैं। क्या माना जाए कि बीजेपी अपने घटक दलों को जो चाहती थी, जैसे चाहती थी, उस आधार पर मनवा ली और सब लोग मान गए? नहीं, देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है या गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में हर दल को अपना ईगो त्यागना पड़ता है। क्योंकि आप जब गठबंधन में हैं तो आप जितने सीटों पर लड़ना चाहते हैं उतने सीटों पर लड़ नहीं सकते हैं, एकोमोडेशन करना पड़ता है। और अगर आपकी अपनी ताकत है कि आप अपने बदौलत लड़ सकते हैं तो हर पार्टी स्वतंत्र है 81 सीट पर लड़ने के लिए, उसमें तो कहीं कोई रोक नहीं है। लेकिन जब आप गठबंधन में लड़ेंगे तो आपकी जो ताकत है और जो आपके जीतने वाले कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से सीटें दी जाती है, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण होता है। और हर दल के कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे दल को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिली। तो इसलिए जब डिमांड किया जा रहा था जी, जदयू के तरफ से भी 11 सीट और लोजपा के तरफ से भी 5 सीट मांगा जा रहा था, आजसू भी 14-15 सीट चाह रही थी, लेकिन हर दल को कंप्रोमाइज करना पड़ा। और मुझे लगता है कि जो इस समय सीटों का बंटवारा हुआ है वो सही हुआ है। सीटों का बंटवारा हुआ है वो सही हुआ है, लेकिन ये तमाड़ सीट और जमशेदपुर पश्चिम, अगर हम 2 सीट की बात करें तो जेडीयू को 2 सीट पर ही मानना पड़ गया। इंद्रभूषण जी, क्या आपको लगता है कि शायद नीतीश कुमार पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं है, इसीलिए जेडीयू बड़ी आसानी से मान गई? नहीं तो नीतीश कुमार तो हमेशा ऐसा करते रहे हैं, वो अपनी बातें मनवाते रहे हैं जब भी एनडीए गठबंधन में रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि संजय झा, जिनका अप्रोच हमेशा से प्रो बीजेपी रहा है, विजय चौधरी वो भी बीजेपी के साथ कंफर्टेबल हैं, अशोक चौधरी जिनके घर खीरू महतो आए थे, खीरू महतो 11 सीट से ज्यादा की मांग कर रहे थे, किसी की नहीं चली और बीजेपी ने 2 सीटों पर मना लिया, तमाड़ और जमशेदपुर पश्चिम। मतलब एक पे सरयू राय और दूसरे पे राजा पीटर। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जदयू जिस तेवर में था और भाजपा की सहयोगी पार्टियां जिस तेवर में थी, वो हरियाणा चुनाव के बाद बहुत चेंज हो गया है, बहुत माहौल बदला है। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद जितनी सहयोगी पार्टियां हैं वो भी अब सोचने लगी हैं, और मुझे लगता है कि उसका भी कुछ फायदा मिला है ये झारखंड सीट बंटवारे में। नहीं तो अभी 2-4 दिन पहले तक, हरियाणा चुनाव के पहले तक, वही खीरू महतो कह रहे थे कि हम 11 सीट लेंगे, कम से कम 11 सीट हमारी बात चल रही है। सुदेश महतो का भी वही हाल था, 15 सीट। चिराग तो वहां अपनी पार्टी की बैठक ही किए और बोले कि 5 सीट लेंगे, 5 से 10 सीट लेंगे। तो परिस्थितियां बदलती हैं पॉलिटिकल, और बदली हैं, और नए परिस्थिति में बीजेपी फिर से अपर हैंड में है हरियाणा चुनाव के रिजल्ट के बाद, मेरा मानना है। दूसरी बात क्या है कि अब नीतीश कुमार उस स्टेज में नहीं है कि बिहार के बाहर भाजपा से कुछ बार्गेन कर सके। हाँ, बिहार में उनकी ताकत है, बिहार में उनके वोटर भी हैं, और बिहार में वो बीजेपी के बराबर भी हैं, दोनों के एमपी भी एक समान है। लेकिन बिहार के बाहर अब वो स्टेज नहीं है, या वो नेतृत्व उनके साथ नहीं है जो पहले था, लड़ने भिड़ने वाला। अब तो आमने सामने से वही संजय झा ही देख रहे हैं सब, और अशोक चौधरी, जो पहले जो उनके साथ वाला जो लीडरशिप था वो अब है भी नहीं कि अब अड़े और उनको अड़वाए। वो नीतीश जी की वो अपनी जो स्वास्थ्य है वो आप देख ही रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो सही है वही हुआ है। अगर सरयू राय और वो नहीं आए रहते, राजा पीटर, तो हो सकता था कि
दो दो सीट पर भी आफत होता। तो कैंडिडेट है इसलिए मिला 2 सीट, जदयू को थोड़ा ही मिला है। राजा पीटर वहां से एमएलए रह चुके हैं, सरयू राय तो मैंने भाजपा के ही थे, कई बार मंत्री भी रहे हैं। तो वो जदयू को, मेरा मानना है कि वो जदयू को नहीं, जदयू के नाम पर 2 कैंडिडेट को, माने जीतने वाले कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है। चतरा का जहां तक सवाल है, वो भी कैंडिडेट है, जीता हुआ है, उसकी सीट है। पिछली बार जो बीजेपी ने गलती की थी, आजसू के साथ नहीं रह के वो रघुवर दास के कहने पर, वो गलती इस बार बीजेपी ने ठीक की है। और मेरा मानना है कि आजसू को सम्मानजनक सीट देने से बीजेपी की इस बार वहां सत्ता में आने की संभावना पहले की तुलना में बढ़ी है, क्योंकि वहां का सबसे बड़ा दल बीजेपी की अलाई में वही है, आजसू है। पिछली बार रघुवर दास की क्या रणनीति थी हम नहीं पता, चूंकि मैं तो वहां रहता नहीं हूँ, लेकिन रघुवर दास के चलते आजसू से समझौता नहीं हुआ था। तो इस बार वो गलती बीजेपी ने ठीक की है, और मेरा मानना है कि जो सीट का बंटवारा हुआ है एकदम सही है, और अब आमने सामने की लड़ाई होगी। चलिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। संजीव पांडे जी, आप हरियाणा की राजनीति को भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं, आपका वहां भी रहना होता है, और झारखंड की राजनीति को भी आप समझते हैं। हरियाणा की राजनीति पर तो आएंगे कि हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से बीजेपी जीती, हारी हुई बाजी जीत गई बीजेपी, और उसके बाद से बीजेपी का अपर हैंड है। लेकिन क्या आपको दिखाई पड़ता है कि हरियाणा चुनाव का असर झारखंड पर भी पड़ेगा? और दूसरा, आपको आधार क्या दिखाई पड़ता है टिकट बांटने का? क्या विनेबिलिटी एक फैक्टर है जिसके आधार पर टिकट बांटा गया है? क्योंकि बीजेपी क्लियर कट बीजेपी का अपर एज दिखाई पड़ता है। सरयू राय जो कि दम भरते थे जमशेदपुर पूर्वी, वो छोड़ेंगे नहीं, वो जमशेदपुर पश्चिम में लड़ने को तैयार हो गए। और बीजेपी जो पहले से कहती आ रही थी कि हम 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, वो 2 सीट पर जेडीयू को मना भी लिया, एलजेपीआर को भी 1 सीट पर मना लिया। मतलब बीजेपी की नजर में अगर इंपॉर्टेंट कोई पार्टी एलआई है वहां पर, तो वो आजसू है जिसको 10 सीटें बीजेपी ऑफर कर रही है। लेकिन इन 2 पार्टियों को 2 और 1। तो आपको आधार क्या दिखता है बीजेपी का टिकट आवंटित करने का, एनडीए में टिकट बंटवारे? देखिए, जब 2024 का पार्लियामेंट का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद जब बीजेपी की सीटें एकाएक घटी, तो उसके बाद ये पहला हरियाणा का चुनाव परिणाम ऐसा था जो बीजेपी को बूस्ट किया, मोरल को बूस्ट किया। क्योंकि एक अल्पमत की सरकार चलाना, और जिस ढंग से बैकफुट पे बीजेपी की सरकार इंपॉर्टेंट इश्यूज पे आई, चाहे वक्फ बिल पे आए, चाहे इलेक्टोरल एंट्री पे बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा, चाहे ब्रॉडकास्ट बिल पे भी बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा। तो 240 सीटों का जो एक झटका बीजेपी को था, जिससे अभी तक भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स उभर नहीं पाए हैं, उनके लिए हरियाणा का चुनाव परिणाम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, जिसमें उनको काफी मोरल उनका हाई हुआ है। और मोरल हाई होने के बाद वो कभी भी, भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि अपने एग्रेसिव पोस्चर को खत्म नहीं करते। एग्रेसिव पोस्चर तो ये तब भी नहीं खत्म कर पा रहे थे जब 240 सीटें आई थी, और जिस ढंग से वक्फ बिल लेके आए थे, ब्रॉडकास्ट बिल लेके आए थे। तो मैं समझता हूँ कि झारखंड में वही सारी चीजें दिख रही है कि जो बीजेपी का एग्रेसिव जो एक पॉलिटिक्स का, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो बीजेपी करती है, जो अटल बिहारी वाजपेयी से डिफरेंट पॉलिटिक्स है। निश्चित रूप से हरियाणा चुनाव में अगर परिणाम कांग्रेस के तरफ आता, तो आज नीतीश कुमार बेहतर नेगोशिएशन कर सकते थे, और चिराग पासवान बेहतर नेगोशिएशन कर सकते थे। देखिए, चिराग पासवान 5 एमपी लेके आए। चिराग पासवान के एक बयान पे लेटरल एंट्री इस केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ गया था। और चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण थे, ये 15-20 दिन, महीना 2 महीना पहले ही आपने देखा होगा लेटरल एंट्री पे जिस ढंग से सरकार ने यू टर्न लिया था। तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा चुनाव एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बीजेपी के मोरल उससे हाई हुआ है, और बीजेपी एग्रेसिव है। और इसके कारण जेडीयू और एलजेपी जो बेहतर नेगोशिएशन करके अगर 2 सीट चिराग पासवान को मिल जाता, 3 सीट मिल सकता था अगर हरियाणा चुनाव हार जाते तो। जेडीयू को भी 2 की जगह 3 मिल सकता था, 4 मिल सकता था। हो सकता है अभी भी अगर प्रेशर डालेंगे तो 1-1, 2-2 सीट पे हो सकता है कोई गुंजाइश बने दोनों को। जैसे हो सकता है जेडीयू को 2 से 3 कर दें, चिराग को 1 से 2 कर दें। ऐसी स्थितियां बदल सकती है। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। तो मेरा मानना है कि हरियाणा चुनाव एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
और उसके कारण ये सीट बढ़ रही है। बाकी अगर देखिए तो नीतीश कुमार जी का बड़ा आधार झारखंड के इलाके में कभी नहीं रहा है। इवन कि लालू प्रसाद यादव भी जब ज्वाइंट बिहार था, यूनाइटेड बिहार था, तो लालू प्रसाद यादव का झारखंड के इलाके में बहुत परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन 7 सीटें 8 सीटें वो भी नेगोशिएट करके जीएमएम से ले जाते रहे हैं। हालांकि पिछली बार उनका परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, 7 या 8 सीटें ले गए थे, एक जीते कि 0 जीते, जहां तक मुझे लगता है एक जीते थे शायद। तो मेरा ये मानना है कि जो बिहार के जो लीडरशिप है, जेडीयू जो खास करके है, रामविलास पासवान है, और ये जो 1990 के पोस्ट सोशल जस्टिस जो लीडर हैं, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव, इनका झारखंड वाले एरिया में कोई बहुत ज्यादा आधार नहीं रहा है, गया से नीचे और वो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये बहुत मेजर प्लेयर रहे हैं जो वो करे। वहां पे मेजर प्लेयर बीजेपी बहुत लंबे समय से रही है। अगर ज्वाइंट यूनाइटेड बिहार में भी अगर आप देखें तो बीजेपी झारखंड इलाके से अच्छा परफॉर्मेंस करती थी उस समय भी, अगर आप देखें तो वहां से झारखंड के इलाकों से बीजेपी को सीटें मिलती थी। तो बीजेपी ही एक मेजर प्लेयर है झारखंड के अंदर। और दूसरा मेजर प्लेयर जो आप देख रहे हैं वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगर उस समय भी देखेंगे तो कांग्रेस बिहार साइड से जीतती थी, लेकिन आदिवासी इलाकों में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रेजेंस हमेशा रहता था। तो मैं समझता हूं कि जो एक प्रैक्टिकल फैसला है भारतीय जनता पार्टी ने जो सीटों का अलॉटमेंट किया है, ये व्यवहारिक है, इससे ज्यादा मिल नहीं सकता था। और अगर कोई बात अभी प्रेशर प्रैक्टिस होगा, कोई नेगोशिएशन हुआ, तो 1 आध 2 सीटों का और कोई जुगाड़ बन सकता है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हरियाणा ने प्ले किया है, इसमें कोई शक कोई शक नहीं। क्या विनय जी, आप वहां की राजनीति से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, चप्पे चप्पे की राजनीति को बखूबी समझते हैं। क्या हरियाणा का आउटकम झारखंड के आउटकम को किसी तरीके से प्रभावित कर सकता है? मतलब हरियाणा बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा रहा, काफी बीजेपी वहां पर हैरान थी, उदासीन थी, इस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद बीजेपी के नेताओं को भी नहीं, लेकिन बीजेपी जीती और बीजेपी की सरकार बनी, क्लियर कट मेजॉरिटी से सरकार बनी। अब सवाल उठता है कि हरियाणा में मिली जीत के बाद और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट मिलने के बाद क्या आपको दिखाई पड़ता है कि जो परिवर्तन की बात झारखंड में बीजेपी कर रही है, एनडीए कर रही है, उसमें कामयाब हो सकती है? और खास तौर पर हरियाणा का परिणाम इसके मोराल को बहुत बूस्ट करेगा, ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जीत सकती है, इसका बहुत असर पड़ेगा, ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? नहीं। देखिए, निश्चित रूप से हरियाणा का असर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है झारखंड, खास करके भाजपा के कार्यकर्ताओं में। भाजपा के कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी निराशा का भाव था। चूंकि 240 सीट लोकसभा में आया, हर कोई सोच रहा था 400 पार का नारा था भाजपा के नेताओं के द्वारा। उसका असर, चूंकि मायूस थे, निराश थे, और पहली बार केंद्र में एनडीए की सरकार कह सकते हैं, अब इस बार तो बीजेपी की सरकार है नहीं। पहले तो एनडीए के जो नेता केंद्र में रहते थे वो केवल एक सीट पर नुमाइंदगी करते थे कैबिनेट में। आज इनकी स्थिति दूसरी है, मजबूती के साथ रहते हैं। तो बहुत ज्यादा असर है इस क्षेत्र में, और यहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी बढ़ा है, यहाँ के नेताओं का मनोबल काफी बढ़ा है, और इसका असर बूथ पर भी दिखाई पड़ेगा। एक समय ऐसा था कि जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और जेल के बाद हेमंत सोरेन आए और फिर उनकी पत्नी जिस तरह से कैंपेन करने लगी, कल्पना सोरेन, और जिस तरह से उनके लिए भीड़ जुटने लगा, तो लगा था कि जेएमएम को बहुत एडवांटेज है। लेकिन आज की तारीख में जो दिखाई पड़ रहा है, अब यहाँ 50-50 का मुकाबला है, और यहाँ जो बेहतर प्रबंधन करेगा उसको सफलता मिलेगी। हालांकि आज ही हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को तोड़कर अपने दल में मिला लिया। केदार हाजरा जमुआ के विधायक हैं, भाजपा के भी वर्तमान विधायक हैं, उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल करा लिया। उमा शंकर रजक जो पूर्व मंत्री हैं, आजसू के बड़े नेता, सीनियर लीडर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, उनको आज शामिल उन्होंने करा लिया। हेमंत सोरेन भी अपने स्तर से लगे हुए, लेकिन भाजपा का प्रबंधन बहुत अच्छा है। और यहाँ गठबंधन की जो बात हुई है, पिछला बार जो गठबंधन नहीं हुआ था उसके कारण भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ा था। आजसू को भी नुकसान हुआ था। 2014 में आजसू, लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा तीनों मिलकर लड़ी थी,
और उस समय एनडीए को 42 सीट आया था, 81 में से 42 सीट। और पहली बार प्री पोल अलायंस के बाद कोई गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड में बनी। बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 8 में से 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे, तो उसके बाद पूर्ण बहुमत अपने बदौलत भाजपा ने हासिल कर लिया था। लेकिन अब के चुनाव में आंसू 2019 में आंसू अलग हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी अलग हो गया, अलग अलग ये लोग चुनाव लड़े। जनता दल यूनाइटेड का भी झारखंड में बड़ा आधार रहा एक समय। 2000 में भी उसके मंत्री हुआ करते थे, बड़े कद्दावर नेता रमेश सिंह मुंडा वगैरह थे, और इंदर सिंह नामधारी थे, राधा कृष्ण किशोर थे जदयू में। 2000 में भी, 2005 में भी उसके 5 विधायक, 2000 में उसके 6 विधायक हुआ करते थे। 2005 के विधानसभा में भी 5 विधायक जीत कर आए। लेकिन 2014 में जदयू का परफॉर्मेंस नहीं रहा। जदयू 2014 में जदयू बीजेपी से अलग हो गई बिहार में भी, और उसके कारण यहाँ जदयू अकेले लड़ी। तो 2014 और 2019 में जदयू का खाता नहीं खुला। वही हाल आरजेडी का रहा। आरजेडी की भी स्थिति कमजोर होती चली गई। एक समय आरजेडी यहाँ बड़ी ताकत हुआ करती थी, खास करके जो बिहार का इलाका, बिहार से सटा इलाका है, पलामू का इलाका, चतरा का इलाका। इस बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ आरजेडी गठबंधन में है और 6 सीटों पर अपना दावा आरजेडी कर रहा है। तो आरजेडी की भी एक ताकत रही है इस इलाके में। और अविभाजित बिहार के लालू प्रसाद यादव नेता रहे। नीतीश कुमार जब झारखंड का विभाजन हुआ तो वो पूरा झारखंड घूमने का उन्होंने काम किया था। पूरे झारखंड में उनकी सभा हुई थी झारखंड विभाजन से पहले। झारखंड में भी आप जानते हैं कि आदिवासी के बाद जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो कुर्मी वोट बैंक है, और नीतीश कुमार भी कुर्मी जाति से आते हैं, यहाँ कुर्मी कहलाता है। हम लोग वहां बिहार में कुर्मी कहते हैं उसको। तो यहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक जो है आदिवासी के बाद, गैर आदिवासी में सबसे बड़ा वोट बैंक कुर्मी आबादी का है, जिसके आजकल के नेता सुदेश महतो हैं और जयराम महतो एक नया यूथ लीडर निकला है। वो जयराम महतो भी इस बार 81 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो बहुत सारा डैमेज करेंगे सुदेश महतो, क्योंकि उनका भी पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम एक चीज और भी देख पा रहे हैं, और वो बात ये है विनय जी, मैं चाहूंगा कि दूसरे स्पीकर इसमें आए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कहा जा रहा है कि जिस तरह का एक्सपेरिमेंट राजस्थान में किया गया, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट आपका मध्य प्रदेश में देखा गया, उस तरह का एक्सपेरिमेंट झारखंड में भी हो सकता है। अर्जुन मुंडा भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, या उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। इस तरह की बात कही जा रही है। तो क्या जो आदिवासी वोट को लेने के लिए चंपे सोरेन के अलावा पार्टी बाबूलाल मरांडी को भी लड़ाएगी? क्या अर्जुन मुंडा या अर्जुन मुंडा की पत्नी को भी लड़ाएगी? इसी तरीके से रघुवर दास तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके परिवार के सदस्य भी लड़ेंगे। संभावना क्या है? विनय जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, इसी पर हम आपको बता देना चाहते हैं। जो मेरे पास सूचना है कि अर्जुन मुंडा ने अपने पार्टी लीडरशिप को कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो पार्टी संगठन का काम करना चाहते हैं। उनकी पत्नी मीरा मुंडा के बारे में चर्चा है कि पोटका विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकती है। इसी तरह से रघुवर दास ने कह दिया कि भाई हमारे परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा। हाँ, रघुवर दास चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त किए हैं, लेकिन अब पार्टी आलाकमान उनको इजाजत देती है कि नहीं देती है। रघुवर दास चूंकि पॉलिटिकल आदमी हैं, और उनकी जरूर, चूंकि वो जनता के बीच रहने वाले हैं, 6 बार के विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, पूरा लंबा उनका पॉलिटिकल कैरियर रहा। वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो जमशेदपुर पूर्वी से इस बार वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन पार्टी आलाकमान चाहती है, या पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि रघुवर दास अभी वहां रहे, और वहां रह के, उड़ीसा में रह के
जो नई सरकार वहां बनी है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसको गाइड करने का काम करें एज ए राज्यपाल। क्योंकि वहां के ज्यादातर लोग जो हैं, मुख्यमंत्री या मंत्री जो उनके बने हैं, ज्यादातर नए लोग हैं। तो रघुवर दास के अनुभव का लाभ मिले उड़ीसा में, तो पार्टी आलाकमान ये चाहती। तो मुझे लगता है कि रघुवर दास भी नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, उनके कोई समर्थक जिसको वो चाहेंगे उसको टिकट मिल जाएगा। दूसरी बात, जो सरजू राय के संदर्भ में बात हो रही थी, वो भी आपको हम स्पष्ट कर दे। सरजू राय का परंपरागत सीट है जमशेदपुर पश्चिम, और वो पश्चिम से 2 बार जीते हैं। पहले भी जीते, 2005 में पहली बार जमशेदपुर पश्चिम से जीते थे, और 2014 में भी जमशेदपुर पश्चिम से वो जीते थे, मंत्री बने थे। 2019 में जब उनको टिकट नहीं दिया गया जमशेदपुर पश्चिम से, तब वो पूर्वी से रघुवर दास को चुनौती देने चले गए थे और रघुवर दास को हरा दिए। वो उनकी परंपरागत सीट नहीं है जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिम है। और बन्ना गुप्ता से उनका अदावत भी चलते रहता है, दोनों के बीच तकरार भी चलते रहता है। तो रघुवर दास के बारे में कहा जाता है कि जॉइंट किलर हैं। तो अब इस बार वो चाहेंगे कि बन्ना गुप्ता को हरा के अपना स्कोर सेटल करें, क्योंकि बन्ना गुप्ता और इनके बीच में बहुत तनाव की स्थिति रहती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दोनों लगाते रहते हैं। चलिए चलिए, इंद्रभूषण जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि हिमंता बिश्व शर्मा को आपने सुना, कहा जा रहा है कि भाई हम प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़े। इसका मतलब साफ है कि कई कद्दावर नेता जो कि चुनाव लड़ रहे होंगे, मान लीजिए रघुवर दास भी लड़ते हैं, बाबूलाल मरांडी भी लड़ते हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी भी लड़ेंगी, तो मुख्यमंत्री के कई चेहरे दिखाई पड़ेंगे, चंपई सोरेन भी लड़ सकते हैं अगर वो संभावना है। तो इसीलिए क्या पार्टी इन विवादों से निकलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने रख रही है, या वोट के हिसाब से भी पार्टी को ज्यादा सूट करेगा पीएम मोदी का चेहरा, इसलिए बीजेपी अभी इंटरनल विवाद में फंसना नहीं चाह रही है और सीधा वो प्रधानमंत्री मोदी को सामने रख करके चुनावी मैदान में उतरना चाह रही है? क्या दिख रहा है? देखिए 2 बात है। पहली बात ये है कि जो नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है, वो इंदिरा गांधी के तर्ज पर एकदम क्या बोलते हैं उसको बोलिएगा एकदम रफ वे में, तो माने हम ही सब हैं, हम बीजेपी की तरह काम करते हैं। एक यूपी की बात छोड़ दीजिए, योगी की बात छोड़ दीजिए, योगी के अलावा किस स्टेट में वो किस नेता को प्रोजेक्ट करते हैं या फिर आगे करते हैं? आप बताइए। कहीं नहीं करते हैं। वहां है कि बीजेपी मोदी है, मोदी बीजेपी है। वो एहसास कराते हैं कि हमसे बीजेपी है। ठीक है, लोकसभा चुनाव में उनको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा है, फिर भी कोई उनका वर्किंग स्टाइल कोई चेंज नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ वो झारखंड में किसी चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ेंगे। उनको ये बताना है कि मोदी से ही बीजेपी है और मोदी से ही बीजेपी को वोट मिलता है। कुछ हद तक ये सही भी है, उनकी जो हिंदुवादी फेस है उससे चलते फायदा होता भी। लेकिन एक फेस और वहाँ काम किया इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा का जो एंटी मुस्लिम जो फेस है, वो वहाँ कुछ हद तक काम भी किया और उसके चलते बीजेपी को फायदा होता दिख भी रहा है। लेकिन आप समझिए ना कि उस साइड से ठीक इसके विपरीत जो कल्पना सोरेन है, जो हम लोग देख पा रहे हैं पटना से, कल्पना सोरेन भी बहुत तेजी से एक नेता के रूप में उभरी हैं, बहुत बढ़िया बोल भी रही हैं और लोगों के बीच वो ग्राह्य भी हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी किसी एक फेस को आगे करके अपने आप को लॉस करेगी। वहां भी कई गुट हैं। हर जगह बीजेपी में चूंकि नेता नहीं पैदा किया जा रहा है तो कई गुट हो जा रहे हैं। आप बताइए किसी बीजेपी के स्टेट में कोई सिंगल नेता हो? सबको डर है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को कि कहीं वो आगे आ जाएगा। शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया कि भाई तुम भी औकात में रहो। तो बीजेपी का भी तो स्टाइल वही है, तो क्यों किसी को आगे करेंगे? दूसरा क्या है कि कई गुट हो गए हैं, मुंडा गुट, बाबूलाल मरांडी गुट, तो सरयू राय गुट, रघुवंश गुट, रघुवर गुट, कई गुट हैं। तो इसका जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो लोग इसका फायदा भी उठाते हैं। उन लोगों को उसका फायदा मिलता है कि कोई उनके खिलाफ खड़ा होने वाला फेस ही नहीं है। आज अगर आप बात करेंगे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से तो बोलेगा हाँ योगी एक चेहरा है जो कि मोदी की जगह जा सकता है, तीसरा कोई चेहरा ही नहीं है। तो यही वो लोग चाहते भी हैं और इससे कुछ हद तक पार्टी को फायदा भी है तो घाटा भी है।
तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी वहां किसी और के फेस को आगे करेंगे। मोदी ही नाम केवलम है, मोदी नाम पर ही बीजेपी उतरेगी। वो हारे या जीतेंगे तो मोदी का नाम जाएगा, और अब समझ ही रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को आगे करेगा, मोदी फेस ही आगे रहेगा, और मोदी फेस पर ही अभी बीजेपी अभी चलेगी। जी नहीं, मोदी फेस आगे रहेगा, पर मैं संजीव पांडे जी आपसे एक बात समझना चाहूंगा। पिछले चुनाव को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि 28 ऐसी सीटें हैं जो कि आदिवासी एसटी के लिए रिजर्व है, और 28 में से 25 सीटें भाजपा हार गई। तो भाजपा हार 26। गई थी, मतलब आदिवासियों में पकड़ कमजोर है। अब इस बार बीजेपी ने चंपई सोरेन को साध लिया, अपने साथ तो कर लिया। अर्जुन मुंडा लोकसभा चुनाव हार गए, और अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम को भी आप देखें तो आदिवासी बहुल्य सीटों पर बीजेपी फिर हार गई। सवाल ये उठता है कि आदिवासियों को साधने के लिए क्या पीएम मोदी का चेहरा सफिशिएंट है, या आपको किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री रखना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप 28 सीटों पर अपना सीधा प्रभाव छोड़ सकें और कह सकें कि हेमंत सोरेन की जगह हमारा बेहतर आदिवासी नेता है जो इस स्टेट को सर्व करेगा, उसका मुखिया होगा, और वो कोई और नहीं बल्कि आदिवासियों के बीच का ही है। देखिए, आदिवासी पॉपुलेशन की जब बात होती है तो आदिवासी इस देश में 7.5% है, दलित आबादी 18 से 20% है। आज देश का एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है, लेकिन हिंदी हार्टलैंड में ही 3 आदिवासी, हिंदी हार्टलैंड में ना कहें, उड़ीसा को साथ जोड़ लें तो 7.5% आबादी के बावजूद देश में 3 आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, और राष्ट्रपति भी जो है वो आदिवासी समुदाय से आती है। तो और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो आदिवासी हैं ही, कोई क्रिश्चियन आदिवासी हो, चाहे वो हिंदू आदिवासी हो, ज्यादा क्रिश्चियन आदिवासी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा 3 राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री होना ये अपने आप में कहने के लिए काफी है कि आदिवासियों की जो राजनीतिक चेतना है वो दलितों से ज्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अवेयर है। भाजपा ने एक बहुत बड़ी गलती करी थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री की जगह एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में ताजपोशी करी थी। पहली गलती तो भारतीय जनता पार्टी की ये थी कि जब एक आदिवासियों के लिए अलग राज्य बना था, बिहार से टूटा था झारखंड, तो एक पहले दौर में बाबूलाल मरांडी थे और जो थे मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन भाजपा ने एक दूसरा प्रयोग किया कि गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं ठीक है, हमारा जो एक सोच है उस हिसाब से हम चलेंगे और सफलता मिलेगी। लेकिन वो झारखंड में झटका लगा उनको, और उसका साइड इफेक्ट हुआ कि इन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां पे पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनकी जगह पे इन्होंने विष्णुदेव साई को बनाया। उड़ीसा में कभी हेमानंद बिस्वाल थे और एक और कोई थे गिरधर गोमांग के बाद ये थर्ड मुख्यमंत्री जो बने आदिवासी बने, पहले कांग्रेस ने बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी पहले सोच भी नहीं सकती थी कि कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए। तो देखिए, आदिवासी सीटों पे राजनीतिक चेतना आदिवासियों को लेकर, और चूंकि ये वो एक जगह होते हैं, बिखरी हुई उनकी आबादी नहीं होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है राजनीतिक दलों के लिए कि वो अपने एरिया में बहुत ही एक साथ रहते हैं, और उनकी राजनीतिक चेतना हमेशा जो है वो एकजुट होने की रही है। आप देखे होंगे कि नक्सल प्रभावित एरिया में भी जो CPI-ML, माओइस्ट और जो तमाम ग्रुपों जो बहुत ज्यादा बड़े तो आदिवासी राज्य इलाकों में उनका अच्छा प्रभाव रहा है। तो कई कारणों से आदिवासियों की राजनीतिक चेतना स्ट्रांग है। और जो भाजपा ने जो एक बहुत भारी गलती करी पिछले दिनों हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके, हेमंत सोरेन को पहले झुकाना चाहते थे, नहीं झुके, गिरफ्तार हुए, और हेमंत सोरेन अनडिस्प्यूटेड आदिवासी नेता बन गए। और आज हेमंत सोरेन इफेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस चोट को से बचने के लिए कि फ्यूचर में कोई चोट आदिवासी बेल्ट में न लगे, उड़ीसा जैसे राज्य में भी उन्होंने एक आदिवासी मोहन चरण मांझी को बना दिया। तो मैं समझता हूं कि आदिवासी वोट बैंक अभी भी इस चुनाव में भी झारखंड में एक बहुत बड़ी चुनौती भाजपा के लिए होगी। और मुझे नहीं लगता कि चंपई सोरेन या अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी आदिवासी वोटों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत वोट तोड़ के लाएंगे, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना आदिवासियों के लिए नागवार गुजरा आदिवासियों को, और ये इसका जो चोट अभी भी भाजपा को वहां झेलना पड़ेगा। अब रही बात की, एक बात लगातार हो रही है कि हरियाणा चुनाव में और झारखंड में कैसे करेंगे। तो देखिए, हरियाणा में भाजपा का सीधा टकराव कांग्रेस से था, और कांग्रेस पार्टी के मैनेजमेंट को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का बूथ लेवल पे
कार्यकर्ता ऑर्गेनाइजेशनल जो सिस्टम है बहुत वीक है। लेकिन क्षेत्रीय दल भाजपा के हर मैनेजमेंट से और हर तरह के तिकड़म से निपटने में सक्षम है। और चूंकि क्षेत्रीय दलों का ऑर्गेनाइजेशनल निचले लेवल पे जो उनका बूथ लेवल या स्ट्रीट फाइटर जैसे बोले कि क्षेत्रीय दलों के पास एक स्ट्रीट फाइटर्स की टीम हमेशा बूथ लेवल पे मौजूद होता है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को निपटने में उनसे बहुत दिक्कत आती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र में अभी भी जब लोकसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे तो कांग्रेस से ज्यादा मेहनत उद्धव ठाकरे और शरद पवार के स्ट्रीट फाइटरों की टीम की थी, जिन्होंने भाजपा को हर जगह रोका। कांग्रेस में वो दम नहीं था, हरियाणा में ये नहीं रोक पाए उस ढंग से जो भारतीय जनता पार्टी को जिस ढंग से इनको रोकना चाहिए था। तो झारखंड में एक और चुनौती है कि झारखंड में भाजपा की लड़ाई जो है वो कांग्रेस के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लड़ाई उद्धव ठाकरे के साथ भी है, नहीं, भाजपा की लड़ाई उद्धव ठाकरे के साथ भी है, और भाजपा की लड़ाई शरद पवार की एक मजबूत टीम के साथ है। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा की तरह बहुत ज्यादा केक वाक भाजपा के लिए नहीं होगा। भाजपा के लिए ऐसे हरियाणा भी केक वाक नहीं रहा, करीब 80,000 वोटों का ही अंतर है। वो सीटों का जरूर फर्क पड़ गया, लेकिन बहुत जगह सीटों पे कांग्रेस 500, 300, 400 वोटों से आ रही है। तो मेरा मानना है कि झारखंड और महाराष्ट्र बहुत आसान चुनाव भाजपा के लिए आज भी नहीं है। मेरा ये मानना है मोरल उनका जरूर बूस्ट हुआ है, और वहां पे निश्चित रूप से अभी भी आदिवासियों के बीच भाजपा को पैर जमाने में बहुत मुश्किल अभी नजर आएगी, और इनको गैर आदिवासी वोटरों पे ही ज्यादा निर्भरता होगी। गैर आदिवासी वोटरों पर ही ज्यादा निर्भर करना होगा। लेकिन एक गंभीर सवाल विनय जी ये है कि कई सीटों को बड़ा हॉट माना जा रहा है। हॉट इस लिहाज से माना जा रहा है कि वहां मंत्री, मुख्यमंत्री या बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं। अगर आप कहें बरहट से हेमंत सोरेन लड़ेंगे तो गांडे से उनकी पत्नी लड़ेंगी। फिर देख लीजिए मधु कोड़ा की पत्नी कहां से लड़ेंगी, चर्चा खरसावां से भी है। माफ करिएगा, अर्जुन मुंडा की पत्नी। फिर मधु कोड़ा की पत्नी भी चुनाव लड़ेंगी। और हेमंत सोरेन के कैबिनेट के मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से, रामेश्वर उरांव लोहरदगा से, बैजनाथ राम लातेहार से, बेबी देवी डुमरी, दीपिका पांडे महगामा, इरफान अंसारी जामताड़ा, हाफिजुल अंसारी मधुपुर, रामदास सोरेन घाटशिला, दीपक बिरुआ चाईबासा, बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिमी और सत्यानंद भोक्ता चतरा। इन सीटों को हॉट सीट बताया जा रहा है। सवाल यह उठता है कि इन तमाम सीटों को अगर आप देखें तो बड़ा सवाल पिछले और अब के चुनाव में यह है कि पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ आजसू नहीं। तो एक तो बड़ा फर्क ये दिखाई पड़ता है। दूसरा बड़ा फर्क ये दिखाई पड़ता है कि पिछले चुनाव में हेमंत सोरेन के बाद दूसरे बड़े नेता चंपई सोरेन थे, जो कि हेमंत सोरेन के साथ थे और कोल्हान टाइगर कहे जाते हैं। और इस बार कोल्हान टाइगर ने पाला बदल लिया और वो आ गए हैं बीजेपी के साथ। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, ये प्रयोग बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी किया, नेताओं को साध लिया, लेकिन चुनाव में क्या दिखा? नेता तो जुड़ गए, जनता जुड़ नहीं पाई। और लोकसभा चुनाव का परिणाम आपने देखा, बीजेपी की भद्द पिट गई। आप कहें दूसरे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के बाद 48 लोकसभा सीटों वाली महाराष्ट्र में बीजेपी का बहुत बुरा प्रदर्शन है। तो मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि पेपर पर अगर आप इन बड़े नेताओं को देखें तो एनडीए मजबूत दिखाई पड़ रही, क्योंकि चंपई इधर है, अर्जुन मुंडा की पत्नी लड़ेंगी, अर्जुन मुंडा भी वहां पर होंगे, रघुवर दास के भी पसंदीदा उम्मीदवार होंगे, रघुवर दास खुद नहीं होंगे, उनके परिवार के नहीं होंगे, चंपई होंगे, बाबूलाल मरांडी होंगे, बीजेपी के तरफ सुदेश महतो होंगे जो कि सिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि माहौल किसके पक्ष में आपको ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है, पलड़ा किसका भारी है? नहीं, दो तीन चीजें इसमें है। एक तो जो सत्यानंद भोक्ता वाली बात है, तो सत्यानंद भोक्ता अब चतरा से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि सत्यानंद भोक्ता की जो भोक्ता जाति है वो शेड्यूल ट्राइब हो गई, और चतरा की जो सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है। तो वहां सत्यानंद भोक्ता अपने बेटे की शादी एक शेड्यूल ट्राइब की लड़की से किए हैं, तो उनकी पुतौह वहां से चुनाव लड़ सकती। दूसरी बात, जो आप कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं एनडीए में, तो इसमें कई इस बार भाजपा के साथ प्लस 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 होता चला गया।
बाबूलाल मरांडी पिछली बार अलग लड़े थे। बाबूलाल मरांडी के भी उस पिछली बार 3 सीटें मिली थी बाबूलाल मरांडी की पार्टी का। बाबूलाल मरांडी की पार्टी का भी झारखंड में जनाधार था। 3 में से 2 विधायक उसके चले गए कांग्रेस में, लेकिन बाबूलाल चले आए। बाबूलाल के कारण जो उनका वोट बैंक है वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। जदयू का वोट बैंक जुड़ेगा, आजसू का वोट बैंक जुड़ेगा और लोजपा का वोट बैंक रामविलास का जुड़ेगा। तो ये एक बहुत मजबूत अलायंस के रूप में दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ जो अलायंस वो भी मजबूत अलायंस है। झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, वामपंथी, इस बार वामपंथी दल भी साथ में लड़ रहे हैं। और जैसी हम लोगों के पास सूचना है 3 से 4 सीटें वामपंथी दल को भी इंडिया गठबंधन में मिलने जा रहा है। आरजेडी वहां पर साथ में है, तो वो भी एक मजबूत गठबंधन है। झारखंड में जो आप कह रहे थे आदिवासी सीट, पिछले बार हेमंत रघुवर दास के हारने का कारण जो बड़ा कारण रहा कि जो 28 से आदिवासी सीट है उसमें से 26 सीटें बीजेपी हार गई और इसके कारण इनकी सरकार चली गई थी, रघुवर दास की सरकार चली गई थी। इस बार उन सीटों पर अच्छा एक्सरसाइज किया जा रहा है। अब एक मधु कोड़ा है, मधु कोड़ा का चाईबासा के इलाके में खास करके उनकी जो जाति है वो जाति के आदिवासी कहलाते हैं। आदिवासी में भी 32 प्रकार की जातियां हैं, उपजातियां, तो वो हो जाती है और चाईबासा के इलाके में हो जाति की अच्छी आबादी है और उसके सबसे बड़े नेता मधु कोड़ा माने जाते हैं और उनकी पत्नी गीता कोड़ा वहां से एमएलए भी रही हैं, एमपी भी रही हैं। मधु कोड़ा भी एमएलए रहे, एमपी रहे, तो उस इलाके में मधु कोड़ा का भी प्रभाव है। तो चंपई सोरेन का भी अपने इलाके में, खरसामा के इलाके में प्रभाव है। चंपई सोरेन के बेटा भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चंपई सोरेन के बारे में भी बात है, पिता पुत्र दोनों चुनाव लड़ेंगे। तो उस इलाके में जो कोल्हान का इलाका है, जहां पहले 14 सीटें कोल्हान के इलाके में है, उन सीटों पर इस बार बीजेपी थोड़ा बेहतर करते हुए दिखाई पड़ रही। पिछले चुनाव में 14 में से अधिकतर सीटों पर आप कह सकते हैं वहां बीजेपी का 14 में से 14 सीटें लगभग हार गई थी बीजेपी। उधर की सारी सीटें बीजेपी हार गई थी और एक सीट पर ये जीते थे आपके निर्दलीय और बाकी सीटें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीते थे। इस बार 14 सीटें पर बहुत जोरदार लड़ाई हुई और इसलिए कोल्हान पर भी फोकस किया जा रहा है, संथाल पर भी फोकस किया रहा है और हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो एक एक सीट को फोकस कर रहे हैं कि उस सीट को कैसे जीता जाए। इसलिए इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा और चुनाव में आज से तो नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 43 विधानसभा क्षेत्रों में 2 चरण में यहाँ चुनाव है, 13 अक्टूबर को और 21 अक्टूबर को। तो जिन 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। अब 25 को लास्ट डेट है। अभी अभी एनडीए अलायंस तो थोड़ा सा सीट आगे करके अपने को थोड़ा अच्छी स्थिति में पा रहा है। इंडिया गठबंधन में भी कल लगता है चीजें फाइनल हो जाएंगी। कल यहाँ राहुल गांधी भी आ रहे हैं, आज तेजस्वी यादव आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की सीटें भी कल परसों तक फाइनल हो जाएगी। तो बड़ा कांटे का टक्कर है। लेकिन अगर 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाला था, 4 राज्यों में, तो जो कहा जा रहा था पहले लोग जो विश्लेषण होता था कि भाई हरियाणा में स्थिति बीजेपी की नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन थोड़ी संभावना झारखंड में है। हरियाणा बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई, अब यहाँ और संभावना थोड़ी सी बढ़ गई है। लेकिन मुझे जो लगता है कि टक्कर यहाँ होगा हेमंत चलिए, सोरेन और संभावना कल्पना बढ़ गई सोरेन है, की बिल्कुल जोड़ी। टक्कर होगा। हाँ, एकदम ठीक है। हेमंत और कल्पना अब की जोड़ी जो पति है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। परफॉर्मेंस करेगी, मतलब अब पति अकेले नहीं है, पत्नी भी साथ आ गई है, इंद्रभूषण जी। लेकिन सवाल यह उठता है कि भ्रष्टाचार बनाम विक्टिम कार्ड। भ्रष्टाचार मैं इसलिए कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हमने देखा। झारखंड में कई नेताओं के घर पर करोड़ों करोड़ रुपए में दिखाई पड़े, विजुअल्स में दिखाई पड़ा, ईडी के रेड्स हुए, इनकम टैक्स के रेड्स हुए। क्या आपको लगता है कि जिस आरोप के जरिए बीजेपी झारखंड को साधने का प्रयास कर रही है, और एक तो क्या है कि माटी बेटी रोटी,
ये एक प्रमुख मुद्दा हो गया है कि भाई आदिवासियों की आबादी घट रही है और वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं, घुसपैठिया बढ़ गया। हेमंत सोरेन की सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। हेमंत सोरेन की सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही। ये मेरे बयान नहीं है, ये बीजेपी इन टैक्टिक्स के सहारे झारखंड में सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। क्या आपको लगता है कि जो अभी संजीव पांडे जी कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है, तो क्या बीजेपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, क्या बीजेपी से वाकई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी एक गलती हो गई है, या बीजेपी ने चंपई सोरेन को तोड़ करके सब कुछ बराबर कर लिया है? मतलब अगर उनको कुछ सिंपैथी मिला भी तो चंपई सोरेन के साथ आने से वो सिंपैथी नलीफाई हो गया। तो बीजेपी जिन मुद्दों को आगे रख रही है उसमें भ्रष्टाचार, जबकि वो रख रहे हैं विक्टिम कार्ड कि हमें केंद्रीय एजेंसी द्वारा डराया जा रहा है। वो रख रहे हैं कि भाई आदिवासियों के लिए ये सरकार कुछ नहीं करती है, गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है। ये रख रहे हैं कि आप ही के पैसे को लूट करके ये परिवारवादी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं, जिनमें कांग्रेस के नेताओं के घर से पैसे और तमाम भ्रष्टाचार के आरोप। आप क्या प्रमुख मुद्दा देख रहे हैं और जिसको लेकर के आपको लग रहा है कि झारखंड में उस मुद्दे के इर्द गिर्द ही चुनाव लड़ा जाए? इंद्रभूषण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी 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 निश्चित जी, जी। आप सुन पा रहे हैं कि झारखंड में मुद्दे प्रमुख क्या होंगे? भ्रष्टाचार, विक्टिम कार्ड, क्योंकि ये कहते हैं ये सरकार भ्रष्ट है, वो कहते हैं कि हमें तंग किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसी द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। क्या चंपई सोरेन को तोड़ लेने के बाद आदिवासियों में जबरदस्त सेंधमारी कर पाएगी बीजेपी? ऐसे कई सवाल। आप घुसपैठिया भी एक बड़ा मुद्दा है कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है, मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ते हुए देख रहे हैं? जी देखिए, रघुवर दास के मुख्यमंत्री रहते हुए जो बीजेपी पर आरोप लगा कि वो गैर आदिवासियों की सरकार थी और आदिवासियों के साथ सम्मान नहीं मिला, उसको बहुत हद तक बीजेपी ने पाटा है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने पाटा है। रघुवर दास को पूरे चुनावी रणनीति से बाहर करके और फिर से पुराने बाबूलाल मरांडी को आगे करके बीजेपी ने वो मैसेज दिया है कि नहीं, हम भी आदिवासियों के लिए चिंतित हैं और आदिवासियों के लिए ही काम करेंगे। ये तो निश्चित तौर पे हुआ। दूसरा क्या है कि ये जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो उठाया, वो आपने बोला बेटी रोटी की आदिवासी की जगह बाहरी लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, ये भी इशू है। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का इशू है, मेरा मानना है कि झारखंड में भ्रष्टाचार कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, बीजेपी के केंद्र में सरकार है, हेमंत सोरेन के ऊपर आरोप लगे, उन पर जांच भी हुई, फिर ईडी पकड़ा, फिर बाहर भी आए। लेकिन अगर जांच हो जाए सही में तो जितने आरोप हेमंत सोरेन पर हैं वो सारे आरोप बीजेपी के कई नेताओं पे आ जाएंगे। रघुवर दास ही जब मुख्यमंत्री थे तो वहां के कई आईएएस की कहानी अलग ही दरबार लगता था। और क्या क्या सब चीज आप भी जानते हैं पंकज जी, और पूरे झारखंड के लोग, यहाँ तक कि बिहार के लोग भी जानते हैं। बेगूसराय के लोग जाके वहाँ सिस्टम चलाते थे। तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार में केवल हेमंत ही हैं, बीजेपी के भी कई लोग भ्रष्टाचार के लिस्ट में हैं। जांच होगी तो वो लोग पकड़े। इसलिए झारखंड में कोई भ्रष्टाचार इशू नहीं है। इशू ये है कि हेमंत सोरेन के समय जो भ्रष्टाचार होता है तो उसमें सब कोई मिलके खाता है, और बीजेपी की सरकार आती है तो चंद लोग खाते हैं। इशू ये है कि वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो चाहता है कि गैर बीजेपी सरकार इसलिए बने ताकि सब लोग मिल बांट के खाता है, और बीजेपी की सरकार आती है तो कुछ लोग खाते हैं। अंतर यही है। इसलिए भ्रष्टाचार झारखंड में कोई इशू ही नहीं है। भ्रष्टाचार वहाँ के सिस्टम में। तो मेरा मानना वो कोई इशू, हाँ, नॉन आदिवासी क्या और आदिवासी वाला मुद्दा इस बार है, रोहिंग्या वाला इशू भी है। और जहां तक मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन को बीजेपी ने जो कार्रवाई की उससे बीजेपी को लॉस हुआ, फायदा नहीं हुआ। और उसका प्रतिफल क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ है वो एक नेता के रूप में बढ़ गई हैं, और लोग उनमें देख भी रहा है कि कल्पना सोरेन में वो पोटेंशियल भी है, तो वो एक विकसित भी कर लिए अपने परिवार में। अपने आप को दाढ़ी वढ़ी बढ़ा के वो जो होता था विश्वम गुरु के वेश में आ गए हैं। तो लड़ाई यही सब है।
भ्रष्टाचार झारखंड में इशू नहीं है मेरे हिसाब से। जी चलिए, लेकिन मैं संजीव पांडे आपसे पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर बीजेपी ने बड़ी गलती कर दी, पर चंपई सोरेन को जोड़ करके क्या उस गलती को दूर करने का बीजेपी ने प्रयास किया है क्या? क्योंकि चंपई सोरेन भी कोल्हान में कम से कम अपने लोगों से कहेंगे कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने उनको बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटाया है। दरअसल बीजेपी यही तो चाहती थी, और उनके राइट हैंड चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपने पाले में लेकर के कोल्हान पर मेजरली फोकस किया। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये घुसपैठिया वाला मुद्दा, ये कोल्हान वाला मुद्दा, चंपई सोरेन को जोड़ने वाला मुद्दा, और तीसरा भ्रष्टाचार बनाम विक्टिम कार्ड वाला मुद्दा, क्या आप देख पा रहे हैं कि जो झारखंड का चुनाव होगा वो इसी के इर्द गिर्द होगा? और आपको ये लग रहा है कि महाराष्ट्र की तुलना में झारखंड में बीजेपी बेटर प्लेस्ड है और जीतने की संभावना बीजेपी की ज्यादा है? देखिए, पहले मैं चंपई सोरेन के मसले पे जवाब दे देता हूँ कि ये तो टाइम बताएगा कि चंपई सोरेन कितने प्रभावी होते हैं। बीजेपी ने सीता सोरेन को भी जोड़ा, गीता कोड़ा को भी जोड़ा, और क्या जो उसका कितना लाभ मिला है वो हमारे आपके सामने है। तो चंपई सोरेन को भी हमें भी वेट करना पड़ेगा कि चंपई सोरेन हेमंत सोरेन से कितना वोट तोड़ के लाते हैं, ये टाइम के साथ पता चलेगा। जहां तक बात है, एक मसला आपने भ्रष्टाचार का बताया, एक मसला मुस्लिम जो माइग्रेंट्स, जो इलीगल माइग्रेंट्स जो आ रहे हैं उसका उठाया। देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी सफेद झूठ और घटिया पॉलिटिक्स कर रही है। झारखंड का इंटरनल सुरक्षा हेमंत सोरेन के जिम्मे है, और इंटरस्टेट मुसलमानों का माइग्रेशन नहीं है। बिहार के से मुसलमान झारखंड के अंदर नहीं जा रहे हैं, वो बांग्लादेश से आ रहे हैं। तो बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा हेमंत सोरेन के जिम्मे नहीं है। हेमंत विश्व शर्मा खुद अगर इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या से वहां जूझ रहे हैं तो इतना झूठ ना बोले और इतना बेईमानी से झूठ ना बोले। भाई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मा है कि कोई भी इलीगल माइग्रेंट जो है भारत की सीमा में न घुसे। अब अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं रोक रही है तो उसमें हेमंत सोरेन क्या बुला के ला रहा है बांग्लादेशियों को कि आओ हमारे यहाँ झारखंड के अंदर आओ? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा जाके शेख हसीना को बोल रहा है? शेख हसीना से दोस्ती तो नरेंद्र मोदी जी की थी। अडानी जी को गोड्डा से बांग्लादेश को बिजली अडानी जी बेच रहे हैं, शेख हसीना के राज में बेचा गया था। इसमें हेमंत सोरेन कहां से आ जाते हैं? दोस्ती बांग्लादेश से अडानी की है, दोस्ती बांग्लादेश से भारत सरकार की थी। अब इलीगल माइग्रेंट्स अगर बंगाली मुसलमान आ रहे हैं तो उसके लिए आप हेमंत सोरेन के जिम्मा दे दीजिए, जो बॉर्डर पे है ही नहीं। झारखंड पुलिस थोड़ी बॉर्डर की सुरक्षा कर रही है। ये टोटल ये घटिया और बेईमानी पूर्ण इल्जाम है कि जो बांग्लादेश के अगर मुसलमान झारखंड में बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हेमंत सोरेन जिम्मेवार है। थर्ड, भ्रष्टाचार की बात आती है। कौन सी ऐसी सरकार है इस देश के अंदर जहां भ्रष्टाचार नहीं है और बिना पैसे दिए काम हो रहे हैं? पहली बात। बंगाल में इतने ज्यादा, पश्चिम बंगाल के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जबरदस्त आरोप लगे भ्रष्टाचार के ममता बनर्जी पे। क्या हुआ? चुनाव तो जीत के आ गई थी, फिर लोकसभा में और विधानसभा में भी बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया। बिहार में तो छापे पे छापे पड़ रहे हैं, ईडी के ही छापे पड़ रहे हैं बिहार के अंदर। नीतीश कुमार के जमाने में पुल पे पुल गिर रहे हैं। कितने पुल गिर गए आप बताइए? बनते बनते पुल गिर रहे हैं। गंगा में कभी कभी किस नदी में पुल गिर रहा है, पुल पता चला कि दो खेतों के बीच बन जा रहा है। क्या भ्रष्टाचार नहीं है जिस ढंग से? और ये जो पूरा लीकर जो स्कैंडल नजर आ रहा है, क्या भ्रष्टाचार नहीं है? किस ढंग से पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है? तो भ्रष्टाचार पे भी हेमंत सोरेन को अगर ये घिरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत पाक साफ नहीं है। वो हेमंत सोरेन अगर 19 है तो भाजपा के नेता और भाजपा के टाइम में जो ब्यूरोक्रेट जो काम करते हैं वो 20 होते हैं। जिस दिन सरकार अगर बदल गई और उनकी जांच शुरू हो गई और अगर उनपे छापा मारी होगी, तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टाइम में आईएएस अफसरों को अगर 10 करोड़ मिल रहा है तो उनके घर 100 करोड़ मिलेगा। अगर अभी 100 करोड़ मिल रहे हैं तो उनके घरों पे हजार करोड़ मिलेगा भाजपा के नेताओं और उनके अधिकारियों के पास। तो मेरा मानना है कि हमाम में सारे नंगे हैं। इलीगल माइग्रेंट्स की जो बात हो रही है, इसकी पूरी जिम्मेवारी रोकने की भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है ही नहीं। बांग्लादेश की सीमा पे बीएसएफ बैठा हुआ है जो सीधा अमित शाह मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत भी हूं, लेकिन होता क्या है कि आप कौन सा नैरेटिव गढ़ते हैं, सेट करते हैं और जनता के बीच पहुंचाने और समझाने में कामयाब रहते हैं। दरअसल मुद्दे तो कई होते हैं, हकीकत कुछ और होती है, लेकिन मुद्दे कामयाब वही होते हैं जिसको जनता आपके पर्सपेक्टिव से समझ लेती। मैं उसी की बात कर रहा था कि जो मुद्दे के इर्द गिर्द बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है
क्या उस नैरेटिव को सेट करने में बीजेपी कामयाब देखिए, होगी? मैं बहरहाल हम लोग समय की मैं सीमा। एक लाइन इसमें बोलना चाहता हूं कि सेम नैरेटिव 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में देने की कोशिश करी थी इन्होंने, और उस पर जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। 400 पार का नारा, संविधान बदल देंगे, ये जो सारे नारे थे, सारे नैरेटिव इनको देने पड़ गए थे। तो कोई भी ऐसा नैरेटिव न बनाए, जनता इतनी बेवकूफ भी नहीं होती है। ठीक है, हरियाणा में चुनाव लड़ गए, जाट वर्सेस नॉन जाट को नैरेटिव में सफल हो गए। कांग्रेस अपना वो कर गई, गलती कर गई, जाट वर्सेस नॉन जाट, एक जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रोजेक्ट कर दिया, नॉन जाटों में एक मैसेज चला गया कि फिर हुड्डा राज आ जाएगा, जाट राज आएगा। नैरेटिव हमेशा कामयाब होगा, या जो नैरेटिव ये हाँ, गढ़ेंगे उस पर जनता विश्वास कर जाएगी, इसके भी बिल्कुल संभावना हमेशा नहीं बनती। इसकी नहीं बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि ये तो खैर हम लोग कोई नहीं है कि ये कहेंगे ये ज्यादा करप्ट है वो कम करप्ट है, पर रिजल्ट इस पर निर्भर करता है कि जनता किसको समझ रही है कि कौन ज्यादा अच्छा है और कौन कम अच्छा है, और इस हिसाब से वो वोट करती है या इस बार किसको मौका दिया जाना चाहिए। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण है कि वो बहुत करप्ट रहे फिर भी जनता बार बार उनको चुनती है। आपने बिल्कुल सही कहा। बहरहाल हम लोग समय की सीमा को पार कर रहे हैं, इसलिए बिहार की बात में विनय जी आपका, संजीव पांडे जी आपका, इंद्रभूषण जी आपका शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।